हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? अभी जो सिचुएशन चल रही है वो कोरोना काल की सिचुएशन चल रही है। तो ज़्यादातर बच्चे हैं वो घर पे हैं और ज़्यादातर बच्चे हैं वो ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से जुड़ चुके हैं। ऑफलाइन स्टडीज़ हैं वो फिलहाल के लिए बंद हो रही हैं। अब बच्चे ये सोचते हैं कि जो भी कंपटीशन के सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी परीक्षाएं हैं, वो ऑनलाइन के माध्यम से कहीं ना कहीं यूट्यूब के माध्यम से या कोई कोर्स खरीद रखा है उनके माध्यम से उन बच्चों को क्या है कैप्चर कर रहे हैं। पहले क्या ऑफलाइन क्लासें चलते थे। ऑफलाइन क्लास में क्या होता था, जो टीचर से माध्यम से बच्चे जुड़ते थे वो डायरेक्ट क्या करते थे, प्रश्न पूछ सकते थे टीचर से। बट आज के समय में क्या है, सारे कोरोना काल के अंदर सब घर में है। उससे संबंधित क्या है कि जो भी कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं स्टूडेंट की, वो डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर पाता है टीचर से। तो इसके माध्यम से यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वो ऑनलाइन माध्यम से किसी भी बच्चे की प्रॉब्लम्स को वो सोल्व कर सकता है। जैसे कोई भी पर्सन की प्रॉब्लम्स आती हैं वो कमेंट बॉक्स में राइटिंग करता है पर्सन को, और जब भी टीचर उस कमेंट्स को रीड करता है उनसे संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनके लिए वो आंसर राइट कर देता है। और उनके माध्यम से क्या आता है, बच्चे का कॉन्टैक्ट जुड़ा रहता है उस टीचर से। अब बात करते हैं सब्जेक्ट की। तो मेरा नाम अरुण कुमार है और मैं एज ए फिजिक्स के टीचर हूँ और मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूँ एज ए सरस्वती सिंदर सेकेंडरी स्कूल बाड़मेर। अब क्या है, लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन के समय में मैं क्या है शिक्षा दे रहा हूँ, जैसे सपोज कर रहा हूँ ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से। तो अपन बात करते हैं कि फिजिक्स का पार्ट क्या है और फिजिक्स का जो चैप्टर है वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं। तो फिजिक्स के 5 पार्टों में बांटा गया। पहला पार्ट है मैकेनिक्स। ये मैकेनिक्स का जो पार्ट है ये क्या है कि सबसे पहले जो मोशन के जो पार्ट हैं या रोटेशंस हैं या स्ट्रेंथ ऑफ लाइन है, प्लेन ऑफ मोशंस हैं, ये ज़्यादातर रोबोटिक साइंस में काम आते हैं। आने वाला समय इंसान की जगह रोबोटिक साइंस ले लेगा। जो भी होटल के मार्केट में है या कम्युनिकेशंस हैं या कोई भी सेक्टर में कंपनीज में वो रोबोट काम करेंगे। तो इसके पीछे क्या फिजिक्स का बहुत बड़ा योगदान होते हैं। उनके माध्यम से जितने भी चैप्टर होते हैं मैकेनिक्स, इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। और जो 11th क्लास के जो शुरुआत के जो चैप्टर हैं फर्स्ट भाग, वो मैकेनिक्स से संबंधित है। सेकंड बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। जो उसमें से संबंधित जितने भी चैप्टर्स हैं, थर्मल्स हैं, थर्मोडायनेमिक्स हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ टेम्परेचर्स हैं, काइनेटिक्स हैं, एनी चैप्टर्स वो थर्मोडायनेमिक्स में आ जाते हैं। ये 2 पार्ट अपन मोस्टली पढ़ते हैं 11th क्लास में। उसके बाद में आ जाते हैं 12th क्लास। 12th क्लास का पहला पार्ट आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेट, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक है, पोटेंशियल है, कैपेसिटेंस है, इलेक्ट्रिसिटीज हैं, मैग्नेट हैं, इफेक्ट्स हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट हैं, इंडक्शंस हैं, मैनी प्रॉपर्टीज। उसके बाद में आता है रेऑप्टिक्स। रेऑप्टिक्स या वेव ऑप्टिक्स, जिसमें लेंस हैं, इनसे संबंधित के बारे में अध्ययन करते हैं। और बाद में आपका पार्ट आ जाता है मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें आ जाते हैं एटम्स हैं, न्यूक्लियस हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं, कम्युनिकेशंस। ये पार्ट हो गया आपका टोटल फिजिक्स का। अब फिजिक्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। एक तो ये क्या प्रकृति से जुड़ी हुई घटना है, इनसे क्या संबंधित आप सीखने के लिए आपको क्या प्रॉब्लम्स नहीं आती हो, आप इमेज नहीं कर सकते हो, हर एक चीज़ को देख सकते हो। जैसे घर्षण, घर्षण आप रियल प्रैक्टिकल चेक कर सकते हो। हवा है, प्रकाश है, उष्मा है, ग्लास है, ये एनी पार्ट्स हैं वो आप प्रैक्टिकल तौर पे रियल लाइफ में देखते हो। उनसे संबंधित ये चीज़ों पे अध्ययन किया गया है फिजिक्स। और ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है प्रकृति में होने वाली घटनाओं के ऊपर जो अध्ययन करते हैं। उसमें कौन सी घटनाएं आती हैं, उसमें प्रकाश आ जाता है, उष्मा आ जाती है, चुंबक आ जाता है, ताप आ जाता है, गति आ जाती है, बहुत सारी। इसके बारे में अपन बात करते हैं भौतिक विज्ञान। और ये हर कंपटीशन में योगदान होता है। जैसे स्टेट बोर्ड्स हैं, सीबीएसई बोर्ड हैं, उसके बाद में आ जाते हैं एयरफोर्स कंपटीशन में, नीट के अंदर हैं, आईआईटी जेडब्ल्यूज हैं, बहुत सारी कंपटीशन में इनका सवाल पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनका बहुत बड़ा योगदान होता है साइंस स्ट्रीम से। और ये जो ऐसी बुक्स होती हैं इनमें क्या है, एक न एक अपन को गाइडेंस वाला चाहिए, चाहे वो टीचर हो, चाहे अपने पास में रिलेटिव हो या कोई भी हो, वो उसके बारे में जो समझ है उस बुक के बारे में, उससे अपन जुड़ते हैं तो एक तो रुचि पैदा होती है। इससे समस्याएं क्या आती हैं, न्यूमेरिकल्स में जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं, इनके जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर कर सकते हैं। ज़्यादातर मोस्टली क्या है, थ्योरी के ऊपर जो ड्राइव करते हैं सूत्र, जो सूत्र ड्राइव करते हैं वो ड्राइव करते समय किन कंडीशन का यूज किया गया, उसके आधार पर जब अपन न्यूमेरिकल को बनाते हैं। और जैसे कोई न्यूमेरिकल दे रखा है, उस न्यूमेरिकल में क्या तो दिया गया है और क्या आपसे पूछ रखा है, और वो पूछने के बाद जब आपको सूत्र ड्राइव करते हो, वो सूत्र किस कंडीशन में ड्राइव किया गया, उसके आधार पे उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हो। ये सबसे बड़ा पार्ट होता है फिजिक्स में। अब शुरुआत करते हैं 12th क्लास से। तो 12th क्लास का जो स्टेट बोर्ड के जो सिलेबस हैं उनमें बदलाव आ गया, सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस लागू हो गया।
तो पहले तो था इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इसका चैप्टर का नाम बदल कर थोड़ा सा नाम रख दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्थिर विद्युतिकी और अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिकी। तो अपन बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में, जो 12th क्लास का पहला चैप्टर की बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसको हिंदी में बोलते हैं स्थिर विद्युतिकी। ध्यान से देखो इस चैप्टर के अंदर क्या ऐसी खासियत है कि अपन आप सीख सकते हैं इनसे संबंधित क्या क्या चीज़ों का अध्ययन करते हैं और किन चीज़ों के बारे में अपनी क्यूरी सॉल्व होती हैं, और जो भी डाउट्स आते हैं उन डाउट्स को कैसे क्लियर किया जाता है। या तो उस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ो, पढ़ने के बाद में आप उसके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो बनाओ, और न्यूमेरिकल बनाते समय आपको कुछ सूत्र में या कंडीशंस जो समझ में नहीं आ रही वो आप टीचर से हेल्प करिए या गाइडेंस से हेल्प कीजिए। उससे क्या होगी, आपकी पकड़ या बिल्डअप मजबूत होगी, और आपको एक्सपीरियंस के साथ साथ जो टीचर्स के पास जो एक्सपीरियंस होता है उनके साथ साथ जुड़ने का ये फायदा हो जाएगा कि वो चीज़ें आपके लिए ईजी बन जाएगी, और अपने माध्यम से पढ़ोगे तो आपको समय ज़्यादा लगेगा और बुक को बहुत अच्छी तरह से आपको स्टडी करनी पड़ेगी, तब जाकर ये कंसेप्चुअल जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं, फंडामेंटल्स कंसेप्ट होते हैं या जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं वो क्लियर कर सकते हो। अब बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर का नाम है स्थिर विद्युतिकी या अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिकी। देखो ध्यान से, स्थिर विद्युतिकी और अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब देखो बच्चों, स्थिर विद्युतिकी का मतलब ये होता है कि स्थिर आवेश के ऊपर जो अध्ययन किया जाता है या उनके ऊपर जो गुण धर्म होते हैं स्थिर आवेश के ऊपर, उनके ऊपर जो अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं स्थिर विद्युतिकी। स्थिर विद्युतिकी का मतलब होता है स्थिर आवेश। आवेश को अपन अंग्रेजी में बोलते हैं चार्ज, जिसको कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से व्यक्त किया जाता है। अब ध्यान से देखो, आप ये जो डॉट बिंदु है और ये डॉट एज ए पॉइंट है और इसको अपन क्यू से व्यक्त कर दिया। अब कह रहे हैं कि इसके ऊपर जितना भी अध्ययन है, जितने भी इनके ऊपर जितनी भी जो घटनाएं घटती हैं स्थिर आवेश के ऊपर, और स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो स्थिर आवेश के ऊपर जितनी भी जो घटनाएं घटती हैं उनके बारे में जो अध्ययन करते हैं इसका नाम है स्थिर विद्युतिकी या बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिकी। तो अब आपको यह आइडिया हो गया कि इस चैप्टर से संबंधित शुरुआत करने से पहले आपको पता चल गया कि इसमें जो आवेश का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे अपन हिंदी में बोलते हैं आवेश, वैसे भी क्या होती है, जो घरों में जो धारा आती है, जो धारा आती है आप क्या बोलते हो कि इलेक्ट्रॉन के माध्यम से अपन को धारा मिलती है। और धारा की परिभाषा आपने ऐसे बनाई थी, I बराबर E/T या Q/T। Q तो है आवेश और T है समय। तो आप परिभाषा बनाते समय आपने ये देखा कि जब किसी चालक तार में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, और विद्युत धारा एक अदिश राशि है। अब यहाँ जो पार्ट है आवेश Q, इस Q का क्या योगदान है वो देखते हैं। Q एक स्थिर विद्युतिकी में बहुत बड़ा योगदान है, और डॉट Q का मतलब होता है स्थिर विद्युतिकी, और स्थिर विद्युतिकी के अंदर स्थिर आवेश के ऊपर अध्ययन किया जाता है, और स्थिर विद्युत आवेश है वो क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र। अब इसकी परिभाषा जैसे बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं वो देखो आप थोड़ा सा। तो अब इसकी परिभाषा जब बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं, स्थिर आवेश के ऊपर अध्ययन किया जाता है। देखो बच्चों, ये स्थिर विद्युतिकी है। स्थिर विद्युतिकी के अंदर सबसे मेन पार्ट हो गया स्थिर आवेश। स्थिर आवेश का मतलब होगा डॉट क्यू। अब ये जो डॉट क्यू है ये क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और जब ये चार्ज है, जब ये आवेश है, ये जब आवेश क्यू डॉट से v वेग से गति करता है तो ये क्या उत्पन्न करता है, एक तो उत्पन्न करता है विद्युत क्षेत्र, एक उत्पन्न करता है चुंबकीय क्षेत्र। एक तो क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र,
एक उत्पन्न करता है चुंबकीय क्षेत्र। अब एक आवेश है डॉट के ऊपर, वो विवेक से गतिशील नहीं है, एक समान नहीं है, वो त्वरित है, त्वरित गति कर रहा है। कहने का मतलब v का जो वेग है वो एक समान नहीं है। तो ये जो त्वरित है ये क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंग, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या हिंदी में लिखते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, या बोल सकते हैं विद्युत तरंग। अब आपको इस चैप्टर से ये आइडिया हो गया कि स्थिर विद्युतकी के ऊपर, स्थिर आवेश के ऊपर अध्ययन किया जाता है, उसे बोलते हैं स्थिर विद्युतकी। और दूसरा आपने ये समझा कि स्थिर विद्युतकी में सबसे बड़ा पार्ट होता है आवेश का, और आवेश में क्या क्या योगदान है, एक आवेश की परिभाषा भी समझते हैं यहाँ, क्योंकि डाउट्स ये क्रिएट होता है कि आवेश है क्या आखिरकार। आवेश क्या है? एक क्यू से व्यक्त किया जाता है, और आवेश को जो खोज करने वाले वैज्ञानिक थे वो कूलाम थे, कूलाम ने खोज की थी आवेश की। और आवेश की जो परिभाषा है, या विद्युत आवेश जो बोलते हो आप, इसकी परिभाषा ये है कि विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव भी उत्पन्न करता है, उससे बोलते हैं विद्युत आवेश। तो अब आपकी इसकी कोई परिभाषा अगर अच्छे से समझनी हो विद्युत आवेश, तो आप इसकी परिभाषा मैं यहाँ डिनोट कर रहा हूँ, विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश की परिभाषा जब लिखोगे तो ये लिखोगे कि विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र ये दोनों को प्रभाव करता है, उससे विद्युत आवेश कहते हैं। अब आपको ये पता चल गया है कि आवेश क्या है। विद्युत आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव भी उत्पन्न करता है, उससे बोलते हैं विद्युत आवेश। और विद्युत आवेश के अलग अलग पार्ट हैं। एक, जब कोई आवेश स्थिर है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। एक आवेश विवेक से गतिशील है तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र। एक, जब कोई आवेश एक समान रूप से गतिशील नहीं है और वो त्वरित है, जिसकी दिशा बदलती रहती हो, तो वो क्या करता है? विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। और विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज करने वाला वैज्ञानिक मैक्सवेल था। तो इसकी जो सिंबल्स हैं ऐसे हैं। तो एक तरफ तो ये तो तरंग है, ये जो तरंग है वो अगर ई है तो ये जो तरंग है वो बी हो गई, और ये लंबवत गति करते हैं। ये वाई है, ये जेड है, ये पार्ट एक्स है। तो ये विद्युत तरंग और चुंबकीय तरंग एक दूसरे के लंबवत होती हैं, उसको विद्युत चुंबकीय तरंग बोलते हैं। और इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक मैक्सवेल थे। तो इनसे क्या उत्पन्न होती है? विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय तरंग। अब बात करते हैं आवेश के ऊपर। आवेश की खोज करने वाले वैज्ञानिक कूलाम थे। आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश की राशि कौन सी होती है? आवेश अदिश है या सदिश है? और आवेश की जो क्या विमा है, क्या इसकी यूनिट है, वो चेक करते हैं। आगे देखो। अब देखो बच्चों, आवेश। अब आवेश के बारे में थोड़ा सा और अध्ययन करते हैं। आवेश का जो मात्रक है वो क्या है? आवेश का मात्रक कूलाम, या अन्य मात्रक आप याद कर सकते हो तो इस फॉर्मूले से याद कर सकते हो, I बराबर Q अपॉन T। अब Q को एक साथ रखते हैं तो इसका पक्षांतर हो जाएगा I गुणा T,
और आवेश का जो अन्य मात्रक है वो आ जाएगा आवेश बराबर एम्पियर इंटू सेकेंड। या इंग्लिश में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम्पियर इंटू सेकेंड। और आवेश एक अदिश है या सदिश है? तो आवेश एक अदिश राशि है, तो आप याद कर सकते हो आवेश एक अदिश राशि है। और आवेश की विमा आवेश की विमा जब ज्ञात करते हो तो आपने देखा Q बराबर I इंटू टी। तो I का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर और इसका मात्रक होता है सेकंड। तो Q बराबर एम्पियर को A1 से लिखते हैं और सेकंड को T1 से। तो इस Q की जो विमा है वो A1 T1, या कंप्लीट में लिखोगे तो लिखोगे M0 L0 T की घात 1 A की घात 1, ये इसकी आवेश की विमा हो गई। अब जो मैंने इतना राइटिंग किया है इसमें सबसे ज्यादा आपको कंफ्यूज क्रिएट करने वाला ये पार्ट आएगा, वो आएगा कि अदिश और सदिश की कैसे पहचान करें कि आवेश वास्तव में अदिश है सदिश है। तो पहले अदिश और सदिश की परिभाषा से समझते हैं कि आखिरकार अदिश राशि और सदिश राशि क्या होती है। देखो स्टूडेंट, अदिश राशि में क्या होता है कि कोई वैल्यू मान दिया होता है या कोई भी संख्या दी होती है, यूनिट क्या, जैसे W बराबर 20 जूल। तो इसका महत्व यह हो गया कि ये जो 20 जूल है यह तो उसका मान हो गया, और W एक संकेत है जो व्यक्त करता है कार्य को, वर्क को, और वर्क का जो मात्रक होता है एमकेएस पद्धति में जूल होता है और सीजीएस पद्धति में अर्ग होता है। अब W के ऊपर दिशा का ज्ञान नहीं है। अब जब आप कार्य करते हो तो कार्य के ऊपर कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। अब जब भी आप खेत में काम करने जाते हो तो खेत में कोई ये थोड़ी कहता है कि आप उत्तर दिशा में जाकर काम करो। आप अपने खेत के अंदर किसी भी दिशा में काम कर सकते हो, वहां दिशा की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। जिस सिचुएशन पे आप काम कर रहे हो, जिस सिचुएशन पे आप खेत में एंट्री करते हो, उस हिसाब से आप काम करना शुरू कर देते हो, वहां कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। तो कार्य में करते समय अपन को डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। और डायरेक्शन का पता कैसे चलता है, वो सदिश राशि में चलता है। सदिश राशि की परिभाषा बनाए तो ऐसे बनती है, F बराबर 40 न्यूटन। तो ये जो 40 न्यूटन है ये तो इसका हो गया मान, और F है ये संकेत व्यक्त करता है बल को, फोर्स। और जो F के ऊपर जो तीर का निशान है या एरे है ये व्यक्त करता है डायरेक्शन, जिसको बोलते हैं दिशा। तो सदिश राशि का महत्व यह है कि मान के साथ साथ दिशा का ज्ञान हो, उसे सदिश राशि कहते हैं। और मान हो बट दिशा का ज्ञान ना हो, उसे अदिश राशि कहते हैं। और अदिश सदिश राशियों के काफी सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे धारा, आवेश, समय, अक्षेत्रफल, ये सारे के सारे अदिश राशि हैं। सदिश राशि में क्या आ जाते हैं, वेग है, त्वरण है, बल है, बलागुरण है, संवेग है, बहुत सारे एग्जाम्पल वो सदिश राशि में आ जाते हैं। तो अब आपको यह पता चल गया कि आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव उत्पन्न करते हैं, उसे बोलते हैं विद्युत आवेश। वो विद्युत आवेश के खोज करने वाले वैज्ञानिक थे कूलाम्ब, और जिन्होंने कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू से व्यक्त करते हैं और अन्य मात्रक एक फॉर्मूला से ड्राइव करते हैं। जैसे विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है I बराबर Q अपॉन टी। Q बराबर लिखते हैं I इंटू टी, और I है एम्पियर, T है समय, तो एम्पियर इंटू सेकेंड। और आवेश एक अदिश राशि है। और आवेश की जब विमा ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला आना चाहिए। जितने भी विमा जब आप ज्ञात करते हो, किसी की भी विमा जब आप ज्ञात करते हो, सबसे पहले आप उसका फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला लिखकर उससे संबंधित जितनी भी जो विमाज होती हैं उनको आप आइडेंटिफाई करके या राइटिंग करके आप एक लास्ट में विमा डिराइव कर सकते हो। तो विमा निकालने से पहले आपको हर एक फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब आई का पता है आपको कि धारा का मात्रक होता है जिसको एम्पियर कहते हैं। एम्पियर एक साइंटिस्ट था जिसने धारा की खोज की थी। टी एक समय है, तो एम्पियर इंटू सेकेंड को, एम्पियर को ए से व्यक्त करते हैं, सेकेंड को टी से व्यक्त करते हैं। ये आपकी आवेश की विमा होगी। और अब आपको कंफ्यूजन जो आ रहा था इस चैप्टर में या इस टॉपिक में, वो आ रहा था अदिश।
तो अदिश और सदिश का भी क्लियरिफिकेशन हो गया। कैसे? अदिश राशि और सदिश राशि में मैं परिभाषा लिखकर आपको बता देता हूं कि परिभाषा कैसे ज्ञात करते हैं, इनके क्या एग्जांपल्स हैं वो थोड़ा सा समझ लें। देखो, फिजिक्स को आप पढ़ते चले ना बेटा, तो सबसे मेन पार्ट होता है कि आप समझ कर चले, बोरिंग होके ना चलें। हाँ, समय लगेगा, जरूर लगेगा, पर जो समय आप दोगे अच्छे से कंटेंट को, तो वो चीज़ें आपके लिए अप्रिशिएट करेंगे। आने वाली चीज़ें पता नहीं कब क्या काम में आ जाए। ये जरूरी नहीं है कि हर एक चीज़ सिलेबस के लिए तौर पे पढ़ा जाए। ये नहीं कि अच्छा नंबर आ जाए, अच्छी मार्किंग आ गई, आपका काम हो जाएगा। नहीं, आप कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ते हो या स्टडी करते हो, कहीं ना कहीं वो चीज़ें काम में आती हैं, पता नहीं कब आप काम में आ जाए। तो कोई भी आप चीज़ को पढ़ें, उसको अच्छे से एनालिसिस करें और अच्छे से अध्ययन करने के बाद जो भी आपके अंदर डाउट्स आते हैं वो पूछें। और आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं, या आप ये सोच सकते हो कि सर इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा आप ये और बता सकते हो, ये चीज़ें आप कमेंट में डालिए। आपके कमेंट पढ़ने के बाद में हमारे को अप्रिशिएट होते हैं कि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि बच्चों से हम क्या करते हैं, लर्निंग पावर बढ़ाते हैं। बच्चों से क्या करते हैं, सीखते हैं। बच्चे हमसे पूछते हैं, हम उन बच्चों की बताई चीज़ों पर अध्ययन करते हैं, उनको कल या दूसरे दिन या जब भी हमारे को समय मिलता है उनके आंसर राइटिंग करते हैं। तो सबसे बड़ा इनमें योगदान है वो है स्टूडेंट का, टीचर का कोई योगदान नहीं है। टीचर तो एक सब्जेक्ट के बारे में अध्ययन करते हैं और बच्चों से शेयर करते हैं, और बच्चे जैसे जैसे प्रश्न पूछते हैं और टीचर का एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है हर एक सब्जेक्ट के अंदर। तो आपको जो भी ये चीज़ें लगती हैं कि सर आपने ये चीज़ें पढ़ाई, या कोई भी डाउट्स लगता है, या कोई भी आपको प्रॉब्लम्स लगती है, या कोई मेरी तरफ से कोई त्रुटि रह गई, तो आप कमेंट में डाल सकते हो। कोई भी उनके आगे के जो वीडियोस में अपलोड करूंगा, तो वो कमेंट के आधार पे पढ़कर ये लगेगा कहाँ चीज़ें मेरे से छूट गई, क्या चीज़ें मेरे को नहीं बतानी चाहिए थी, क्या चीज़ें मेरे को बतानी चाहिए थी। उनके आधार पे जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे या बनाएंगे, उसमें कमियों को दूर करके आपको अपलोड करके बताएंगे कि ये नेक्स्ट वीडियो कैसा परफॉर्म रहा। उनके आप कमेंट्स के बारे में बताइए। अब बात करते हैं, छोटा सा पीछे के प्रीवियस पे चलते हैं। क्या रह गया था? अदिश और सदिश। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि 11th क्लास के अंदर आता है और सबसे पहले पार्ट के अंदर इसी के बारे में चर्चा करते हैं, मात्रक। तो बात करते हैं अदिश और सदिश राशि। अदिश अदिश राशि वे राशि होती हैं जैसे अक्षेत्रफल, लंबाई, आयतन, धारा, आवेश, समय आदि। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि W बराबर 10 जूल। जो ये 10 है या 10 जूल है, ये तो इसका हो गया मान, और ये हो गया मात्रक, बट दिशा नहीं है। W के ऊपर कोई दिशा नहीं है। ये तो हो गई आपकी अदिश राशि। उस सदिश राशि में थोड़ा सा आपको ऐड करना है। क्या ऐड करना है? इसमें क्या होता है, मान के साथ साथ दिशा का ज्ञान होता है। मान के साथ साथ दिशा का ज्ञान होता है। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स होता है। वेग है शुरुआत में, त्वरण है, बल है, संवेग है आदि। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, F बराबर 20 न्यूटन। तो ये जो 20 न्यूटन है, ये तो हो गया मान, और F है, ये मात्रक को कहता है, सिंबल, इसका मात्रक क्या, और ये F है, ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये जो F की है, ये हो जाएगी दिशा। अब F के ऊपर जो डायरेक्शन है,
वो किस तरफ डायरेक्शन जा रही है, अपोजिशन है, बैकवर्ड है, फॉरवर्ड है, जो भी डायरेक्शन जा रही है उस दिशा में वो बल लग रहा है। जैसे किसी वस्तु पे धक्का देते हैं, जैसे कोई एग्जाम्पल के तौर पे समझो ये पेन है, ये पेन की जो डायरेक्शन है वो बोर्ड के फ्रंट के सामने है। अब इस पेन को मैं पीछे की तरफ धकेलता हूँ तो इसकी जो डायरेक्शन है वो आगे की तरफ होगी। इस पेन को मैं इधर से धक्का मारता हूँ और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, मेरी तरफ हो जाएगी। तो ये जो डायरेक्शंस हैं इनका जो ज्ञान है वो सदिश राशि में होता है। और बल भी क्या है, बल आखिरकार जब किसी वस्तु पे धक्का लगाते हैं और धक्का लगाने की जो क्रिया होती है उसको भी तो वो फोर्स बोलते हैं या बल कहते हैं। जैसे ये पेन है, इस पेन पे धक्का लगाते हैं और धक्का लगने की क्रिया को आप बल कहते हैं। और बल की जो डायरेक्शंस हैं वो ये चेक की जाती है किस दिशा में। अगर पीछे से बल लग रहा है तो इसकी डायरेक्शन इस साइड है, और वहां से धक्का लग रहा है तो ये मेरी तरफ डायरेक्शन है। तो इसमें दिशा का ज्ञान हो जाता है। ये आपका पार्ट हो गया सदिश राशि। अब बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में क्या ज्ञात करेंगे कि आवेश से संबंधित कर्षण करने के तरीके, विद्युतदर्शी, कूलाम का नियम, बहुत सारी चर्चा करेंगे। इनसे संबंधित न्यूमेरिकल बनाएंगे। और ये वीडियो के अंदर जो भी आपको अच्छा लगे आप कमेंट्स में लाइक करके बताएं। और ये वीडियो जो हमारा जो चैनल है इसको क्या है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइबर करें। और जो भी बच्चे आपसे जुड़ रहे हैं साइंस की स्ट्रीम से उनको आप शेयर करें। और जो भी आपकी कोई भी क्यूरीज हैं या कोई भी डाउट्स हैं या कोई भी प्रॉब्लम्स हैं या कोई भी आपकी शंका या कोई भी क्वेश्चन है आप वो कमेंट्स में राइटिंग करके बताएं। हम आपको रीड करके उनके आंसर देने की कोशिश करेंगे। और दूसरे दिन जब भी वीडियो डालेंगे उनसे संबंधित कोई भी समस्या होगी उन समस्याओं को दूर करके उनके बारे में बेहतर बताएंगे। आज मेरा पहला दिन था यूट्यूब चैनल पे बनाने का और सबसे पहले मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आज आया हूँ। और जो भी मेरी तरफ से हुई मैंने आपको बता दिया। और आपको ये लगता है कि यहाँ या डाउट्स है उस चीज़ के बारे में आप मेरे को बताइए। और कल मैं जैसे वीडियो अपलोड करता हूँ या वीडियो के बारे में पढ़ते हैं आगे के जो नेक्स्ट चैप्टर है या आगे का जो भी टॉपिक है उसके बारे में बेहतर तैयारी करके आपको शेयर करेंगे। और जो भी आपकी कोई डाउट्स या कोई भी क्यूरीज हैं वो कमेंट्स में डालिए। कमेंट्स में डालने का क्या एडवांटेज होगा, एक तो हम अप्रिशिएट होते हैं। अप्रिशिएट इसलिए होते हैं कि बच्चों में क्या क्या क्वेश्चन की क्यूरीज होती है, हम भी जिज्ञासु होते हैं कि बच्चे क्या पूछ सकते हैं। जैसे हमने तो पढ़ा दिया तो हमारे लिए तो ये जीकरण हो गया, पर बच्चे जब पढ़ते हैं उनको यह लगता है कि इस पर्सन में क्या संबंधित पर्सन की डाउट्स आ रहे हैं, क्या मेरिकल्स में डाउट्स आ रहे हैं, किस तरह से उसको यूज़ करना आता है। बहुत सारी शंकाएं होती हैं वो आप कमेंट्स में डालते हो, हम उनसे सीखते हैं। और सीखने के बाद जो आंसर देते हैं हमारे को भी बहुत कुछ सीखने को मिलती है आपके माध्यम से। तो आज वो वीडियो यहीं क्लोज करते हैं और कल आपसे ज़रूर मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और थैंक यू।